हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो इसमें से देखिए, हम लोग ने जैसे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में जाना था कि क्या होता है, और कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है इसको आज हम लोग जानेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस भी पढ़ेंगे। देन फ्रिक्शन की बात आती है कि फ्रिक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ओवर अ रफ सरफेस। इन चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली जब हमारे पास एक कोई सिस्टम होता है तो उसमें कई डिफरेंट बॉडीज होती हैं, और हमें पता है कि जब भी हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, और उसमें लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करके जब हम उस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक मेथड आता है फ्री बॉडी डायग्राम का कि वो जो सिस्टम है उस पूरे सिस्टम में से एक आप कोई ऑब्जेक्ट चूज करें और उस ऑब्जेक्ट में लगने वाले सारे फोर्सेस को बनाए, रिप्रेजेंट करें। ठीक है, वो जो एक आइसोलेटेड बॉडी है उसको एज अ पॉइंट आप शो करते हैं और उस पे फिर लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये पूरा एक सिस्टम है कि नीचे वेज है, ऊपर एक ब्लॉक है, बट इसमें अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक में लगने वाला, देखिए ब्लॉक को हमने मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये एक पॉइंट मान लिया, और इस पॉइंट में डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, उसके कुछ कंपोनेंट्स ब्रेक हो रहे हैं, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको एक ऑब्जेक्ट में लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब बात आती है कि किस तरीके के फोर्स इस पे एक्ट हो सकते हैं। तो जैसे कि है नॉर्मल रिएक्शन, ये एक ऐसा फोर्स है जिसको कि हम लोग अगर रिप्रेजेंट करने की बात करें तो एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं पर इसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमेशा किसी एक सरफेस के नॉर्मल में एक्ट होता है, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट होता है जब कोई ऑब्जेक्ट उस पे प्लेस किया जाता है। फिर एक और तरीके का हमारे पास फोर्स आता है, जैसे कि मान लीजिए कि दो बॉडी हैं ए और बी, इनको हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। तो इन दो स्ट्रिंग, ये दो ऑब्जेक्ट जिनको कि स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने इसको कनेक्ट किया और फिर एक ए बॉडी को मूव कराया या बी बॉडी को मूव कराया, तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट होता है, और वो टेंशन कुछ इस तरीके का होगा कि किसी एक पॉइंट पर, जैसे कि मान लीजिए ये बॉडी ए है, इसको हम लोग ने क्या किया, लेफ्ट साइड पर ऐसे खींचा। जब इसको ऐसे खींचते हैं तो बॉडी ए जो है वो बॉडी बी को खींच रही है, किसकी हेल्प से? स्ट्रिंग की हेल्प से। तो अगर ये हम कहना चाहें कि ऑब्जेक्ट बी में एक फोर्स लग रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो स्ट्रिंग है वो टेंशन प्रोवाइड कर रही है, जो कि बी में लेफ्ट डायरेक्शन पर एक्ट हो रहा है। बिल्कुल उसी जगह पर उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है वो ए को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, उस पर एक फोर्स लगा रहा होगा, जो कि वही टेंशन होगा। तो अब देखिए कंस्ट्रेंट मोशन का क्या मतलब होता है और इसमें हम किस तरीके से जो फोर्सेस वगैरह हैं उनको यूज करते हैं। मान लेते हैं कि दो ब्लॉक्स हैं, जैसे कि एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। ये दोनों प्लेस किए गए हैं परफेक्टली ऑन अ स्मूथ सरफेस, और ये दोनों कैसे हैं? कांटेक्ट में। तो इस तरीके के सिस्टम पर इसको अच्छे से समझ लीजिए, दो ब्लॉक हो गए, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, इनको एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस पे रखा गया, यानी कि जो नीचे वाली इनकी सरफेस है वो एकदम स्मूथ है, फ्रिक्शन हमारा यहाँ पर नहीं मौजूद है। इस तरीके के केस में अगर हमने इस पूरे सिस्टम पर एक फोर्स F लगाया है, तो इसमें आने वाला जो एक्सेलरेशन है वो निकल कर आता है A बराबर F बाई m1 प्लस m2। तो एंड द कॉन्टैक्ट फोर्स इन ब्लॉक के बीच में अगर हम देखें कि कितना लग रहा है, सो वो हो जाएगा F इज इक्वल टू m2 टाइम्स A, यानी कि F टाइम्स m2 बाई अंडर रूट। तो यहां पर जो हमारा एक्सेलरेशन है वो निकल कर आ गया A इज इक्वल टू F बाई m1 प्लस m2। ये जो दो ब्लॉक्स हैं इनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, किस तरीके से? क्योंकि यहां पर ये कांटेक्ट में है दोनों ऑब्जेक्ट,
तो बी वाला ए में लगा रहा है, ए वाला बी में लगा रहा है। अगर हम उसको निकालना चाहें कि वो फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा F बराबर m2 टाइम्स ए जहां पर एक्सेलरेशन है, m2 है सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का मास। सो ये बन जाएगा कैपिटल F टाइम्स m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब लेट अस सपोज एक ब्लॉक सिस्टम है जैसा कि इस फिगर में दिया गया है, m1 m2 और इधर फोर्स लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकल कर आ जाएगा, यानी कि ये जो हमारे दो ब्लॉक्स हैं इनका एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और कॉन्टैक्ट फोर्स जो इनके बीच में यहाँ पर एक्ट हो रहा होगा, यानी कि m2 जो m1 पर अप्लाई कर रहा होगा या m1 जो m2 पर अप्लाई कर रहा होगा, वो हो जाएगा F इज इक्वल टू m1 टाइम्स a बराबर m1 टाइम्स F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो यहां पर सीखने वाली क्या चीज है उस पर फोकस करिए। अब ये जो दो केस है वो मैंने आपको दिखाए बताए यहां पर। अब यहां पर अगर आपने सारी चीजें ग्रैब कर ली हैं तो बहुत बढ़िया है, बट अब यहां पर है टाइम फोकस करने का। जैसे कि दो चीजें हैं जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो ये है कि अगर आपने एक इस तरीके का सिस्टम लिया जिसमें कि दो ब्लॉक हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं, और एक ऑब्जेक्ट में आप फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों कांटेक्ट में है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। इस तरीके के केस में क्योंकि ये कांटेक्ट में है, जब ये कांटेक्ट में है तो ओवरऑल इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, अगर इसको हम एक ऑब्जेक्ट मानकर देखें सिर्फ अभी, तो इनके ऊपर जो ओवरऑल फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, और इसकी वजह से क्योंकि ये कांटेक्ट में है, ये सेम एक्सेलरेशन से भी मूव कर रहे होंगे, यानी कि इनमें सेम एक्सेलरेशन आया होगा इस पूरे सिस्टम पर। इसी कारण से हम लोग जब इस तरीके का सिस्टम आता है तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमें मिल जाए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जैसे ही हम इसका निकाल लेते हैं, जिसको कि हमने निकाला ए बराबर जो टोटल फोर्स इस पूरे सिस्टम पर लग रहा है डिवाइडेड बाई इनका टोटल मास, तो m1 प्लस m2 हो गया। इसी तरीके से देखिए नीचे भी वाले सिस्टम पर भी, जबकि ये m1 m2 था, इस पे हमने राइट से लेफ्ट की तरफ फोर्स एक्ट किया था, तो पहले वाले कंडीशन पर और इस पे कोई अंतर नहीं। अब यहां से एक्सेलरेशन क्या किया हमने, निकाल लिया a इज इक्वल टू कैपिटल F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देन जब हमें इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे में जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है, तो ये कैसे निकल कर आएगा। जब इस तरीके से हमें निकालना होता है तो हम इसको देखते हैं कि वो वाला साइड या वो वाला ऑब्जेक्ट या वो वाला ब्लॉक जैसे यहां पर है, जिसमें कि हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, खुद ये वाला जैसे F फोर्स है, ये m2 के साइड पर एक्ट हो रहा है, m1 की साइड पर नहीं। और यहां पर अगर आप देखें तो ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है वो m1 के साइड पर है, ये इस किनारे पर है F, ये वाला F वाला फोर्स। तो इस तरीके के केस में जब हमें कांटेक्ट फोर्स निकालना है कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो बी पर कितना लगा रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट बी है वो ए पर कितना लगा रहा है। इसी तरीके से ये जो m1 मास है वो m2 पर कितना लगा रहा है, या m2 जो है वो m1 पर कितना लगा रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमने क्योंकि एक्सेलरेशन निकाल लिया है दोनों ऑब्जेक्ट का कॉमन, स्मॉल एफ अगर से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा स्मॉल एफ बराबर m1 टाइम्स ए, और यहां पर देखिए ये हो गया था m2 टाइम्स ए। तो हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकालने के बाद जो ऑब्जेक्ट या जो ब्लॉक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है एक्सटर्नल वाला डायरेक्टली, उसका हम यहाँ पर मास यूज करते हैं ए के साथ मल्टीप्लाई करते हुए, जो एफ है वो निकाल लेते हैं, यानी कि उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो निकल कर आ जाता है। तो ये फॉर्मूले थे, इनको कैसे हमें समझना है, कैसे याद रखना है दोनों को एक साथ, वो मैंने आपको बताया अभी। देन एक आपके पास और सिचुएशन आती है, जैसे कि कुछ ये कि फॉर अ ब्लॉक ऑफ मास m placed on a fixed perfectly smooth inclined plane of angle theta, the forces acting on the block are as shown in the figure। यहां पर ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक वेज में रखा हुआ है, और ये जो वेज है या जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा। क्या होगा इसमें कि अगर एक चीज कही गई कि परफेक्टली स्मूथ है, ठीक है, अगर ये परफेक्टली स्मूथ है तो यहां पर अगर हम ये मान रहे हैं कि हमने इस वाले ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड फोर्स लगाया है, कुछ एफ एक्स्ट्रा अपवर्ड फोर्स लगाया है, अगर हम ऐसा कुछ मान लेते हैं,
दूसरा, इस ब्लॉक में डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एक वेट एक्ट हो रहा होगा, mg। ये जो इंक्लिनेशन है उसका एंगल थीटा है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करें तो ये यहाँ पर बन जाएगा हमारा थीटा। ये अब क्या होगा कि mg का हमने एक कंपोनेंट ब्रेक कर लिया अलोंग द दिस डायरेक्शन, और हमने फिर एक कंपोनेंट ब्रेक कर लिया इस तरह। तो ये बन गया mg cos थीटा, क्योंकि थीटा एंगल इसके और इसके बीच में आ रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला हमारा कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा mg sin थीटा। तो mg को दो कंपोनेंट्स पर ब्रेक कर लिया, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ये जो mg sin थीटा है इस f के अपोजिट डायरेक्शन पर एक्ट हो रहा है। ये जो ब्लॉक है इसका मास m है। ये जो ब्लॉक है इसमें एक नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है n, क्योंकि अभी हमने बताया नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट होता है। तो यहाँ पर सरफेस ये ऐसी है, ब्लॉक ये रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कि एक दूसरा सिचुएशन है यहाँ पर, और सिचुएशन वो कुछ ऐसी है कि मान लीजिए कि ये जो पूरा सिस्टम है इसमें फ्रिक्शन कहीं पर नहीं है। सबसे पहले तो ये हमने मान लिया। दूसरा कि ये जो एक वेज है, इस वेज का खुद का एक मास है कैपिटल एम। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास है स्मॉल एम। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वेज है इसमें एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ। तो जो फोर्सेज है सारे इस पे, उनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहली चीज तो ये। दूसरा, यहां पर अब ध्यान दीजिए कि अगर हम इस वेज में फोर्स एफ लगा रहे हैं तो ये वेज और ये ब्लॉक एक सिस्टम है, कनेक्टेड है। तो दोनों का ही जो इन दोनों में जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा वो सेम आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा वो सेम आ रहा होगा, बट जब हम कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे इनके इनके बीच में, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, वो एफ नहीं होगा, वो हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। बट इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और सबसे पहले तो वेज और ब्लॉक सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो निकाल लेंगे। वेज का मास कैपिटल एम, ब्लॉक का मास स्मॉल एम, टोटल मास हो गया कैपिटल एम प्लस एम। अप्लाइड फोर्स है एफ, तो कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस एम हो गया, जो कि एक्सेलरेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये एक्सेलरेशन वेज और ब्लॉक का है। देन अब अगर हम लोग चाहें कि इस ब्लॉक में कितना फोर्स लग रहा है उसको कैसे निकालना है, तो सिंपल सी ये चीज है। देखिए, इस पे हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा ब्लॉक है इसमें फोर्स बन जाएगा हमारा एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स ए, यानी कि कैपिटल एम प्लस एम जी टेन थीटा। अब आ जाता है हमारे पास अ, एक नया सिस्टम, जिसमें कि क्या है कि कुछ इस तरीके के हमारे पास ब्लॉक है, एक, दो और तीन। तीन ये ब्लॉक है। अब ये जो तीन ब्लॉक है हमारे यहाँ पर, इन तीन ब्लॉक्स में आपस में ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। पहला मास, दूसरा मास, तीसरा मास, ए बी सी, और इनका मास M1 M2 और M3। बीच में इनमें एक टेंशन एक्ट हो रहा है, स्ट्रिंग क्योंकि मौजूद है, और इधर एक टेंशन एक्ट हो रहा है T2। इधर T1 हो गया, इधर T2 हो गया। एक्सटर्नल फोर्स F एक्ट हो रहा था। तो फॉर अ ब्लॉक सिस्टम शोन इन फिगर, इस पे एक्सेलरेशन कैसे हम लोग निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकल आएगा क्योंकि ये कनेक्टेड बॉडीज है, टोटल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास करने से। तो ए बराबर हो गया कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये जो ब्लॉक है इनके बीच में ये लगने वाला जो टेंशन है T1 और T2, इसको अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल सा है। हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया है इस पूरे सिस्टम का। तो होगा क्या कि जो ये T1 टेंशन जनरेट होगा इस स्ट्रिंग में, वो हो जाएगा M2 प्लस M3 टाइम्स ए, यानी कि बन गया F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 और टाइम्स M3 प्लस M2। देन ये जो T2 है, T2 टेंशन बन जाएगा M3 टाइम्स A, यानी कि ये हो गया F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू M3।
अब यहाँ पर देखिए, ये एक सिस्टम है जिसपे कि मास है m1, m2 और m3। इसमें फोर्स लग रहा है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन पर, टेंशन T1 और T2। इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? सो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ए बराबर हो जाएगा कैपिटल F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 बराबर हो जाएगा m1 टाइम्स F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। और T2 जो होगा, T2 बन जाएगा m1 प्लस m2 टाइम्स F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। फिर एक और सिचुएशन है कुछ ऐसी, जहां पर कि एक ब्लॉक सिस्टम है जिसको कि हमने सस्पेंड किया है फ्रीली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, कुछ इस तरीके से। ये एक रिजिड सपोर्ट है, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, उससे एक मास बंधा, दूसरी स्ट्रिंग है, फिर एक मास बंधा, फिर एक स्ट्रिंग है, फिर एक मास बंधा। इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर जीरो दिया गया है, यानी कि हमें जीरो लेकर चलना है। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना बनेगा? ये जो यहाँ पर T1 है उसकी वैल्यू हो जाएगी m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। T2 जो होगा, ये जो T2 टेंशन है वो हो जाएगा m2, m3 को आप ऐड करिए और g से मल्टीप्लाई करा दीजिए। देन जो T3 होगा वो हो जाएगा m3 टाइम्स g। फिर है हमारे पास एक ब्लॉक सिस्टम, जिसमें मतलब पुली ब्लॉक सिस्टम कुछ इस तरीके से, जिसमें कि कुछ एक्सेलरेशन भी मौजूद है। अब वो एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है वो एक ऐसा एक पुली है, बाकी ब्लॉक्स है। पुली में स्ट्रिंग ऐसे रैप करी गई है और उसमें जो ब्लॉक है वो हैंग्ड है। फोर्स एक्ट होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, या बोल दीजिए सीधे सीधे ग्रेविटी की वजह से। अब इस पे मास इस तरीके से मौजूद है तो इनमें मूवमेंट होगा, और वो मूवमेंट कितने एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है ये चीज हमें पता चलेगी। फिर यहाँ पर सेम चीज आती है, क्योंकि ये सब आपस में बंधे हुए हैं। ये सब आपस में बंधे हुए हैं तो जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो हर एक ब्लॉक के लिए सेम होगा, क्योंकि ये ऐसे बंधे हुए हैं। इनको कंस्ट्रेंड बोलते हैं कि ये कंस्ट्रेंड है। तो जितने भी कंस्ट्रेंट मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पर देख रहे होंगे आप कि एक्सेलरेशन जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट पर जहां जहां पर हम इस तरीके से देखे कनेक्शन, वो सब सेम हमें मिला है। सो ए बराबर हो गया m1 प्लस m2 माइनस m3 टाइम्स g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ये जो टेंशन है T1, ये हो जाएगा 2m1 m3 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये यहाँ पर जो T1 टेंशन है वो हमने निकाल लिया। फिर टेंशन T2 आ जाएगा 2m3 टाइम्स m1 प्लस m2 टाइम्स g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। फिर यहां पर अगर हम ये कहें कि ये जो हमारे पास टेंशन T है वो है 2 टाइम्स ऑफ T, T2, ठीक है। तो टेंशन T यहां पर बन जाएगा ऊपर वाले पे, यहां पर इस जगह पर वो हो जाएगा 4। अब यहां पर देखिए 2T2 क्यों है इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग यहां पर ऐसे बंधी हुई है, और ये स्ट्रिंग जब यहां पर ऐसे बंधी हुई है तो होगा क्या कि m3 और m2, ये पहली बात तो एक एक्सेलरेशन से पूरा मूव कर रहा है सिस्टम। दूसरी चीज, इधर m3 और m2 के बीच में अब कोई ऐसा मास नहीं मौजूद है, सिर्फ एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग्स के केस में जो टेंशन होता है विद इन द स्ट्रिंग वो नहीं बदलता है, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो विद इन द स्ट्रिंग जो टेंशन है वो नहीं बदलता है, चाहे वो स्ट्रिंग को आप ऐसे रखें, चाहे कुछ ऐसे ऐसे, मतलब एक इधर पुली लगी हो, फिर एक इधर पुली लगी हो, फिर एक इधर पुली लगी हो, फिर एक इधर पुली लगी हो, आपने उसको ऐसे 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 अगर फंसा भी रखा है तो टेंशन उतना ही रहता है, वो जो टेंशन का मैग्नीट्यूड है। क्लियर? और इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो T2 है वो दोनों में यहाँ पर टेंशन एक्ट हो रहा है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन पर होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो T2 है इस पॉइंट पर वह एज अ पेयर काम करता है, तो ऊपर से नीचे भी डायरेक्शन उसकी होगी अगर हम इस ऊपर वाले पुली के लिए देखें।
तो जब इस पुली में हम लोग देख रहे हैं तो इसमें एक्ट हो रहा है T2 इस तरफ और इधर एक्ट हो रहा है T2 नीचे तरफ। दोनों पे ही नीचे तरफ एक्ट हो रहा है T2 यानी कि 2T2 और ऊपर तरफ एक्ट हो रहा है T। तो T बराबर हो गया 2T2 यानी कि 4 टाइम्स M3 टाइम्स M1 प्लस M2 टाइम्स G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। एक और हमारे पास सिचुएशन है जो कि है फॉर अ पुली एंड ब्लॉक अरेंजमेंट, कुछ इस तरीके का, जिसमें कि ये दो पुली लगी हुई हैं, यहाँ पर ये ब्लॉक है, बीच वाला ब्लॉक का मास कैपिटल M है, यहाँ पर जो मास है वो M है, M1 है, और इस तरफ जो मास है वो हमारा M2 है। अब क्योंकि ये पूरा ऐसा देखो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, कंस्ट्रेंट मोशन, और कंस्ट्रेंट मोशन में एक खास चीज है कि कहीं पर भी अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम ही होगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहां पर जो बनेगा इस तरीके के सिस्टम के लिए ये हो जाएगा m1 माइनस m2 टाइम्स g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M। तो अगर हम लोग यहाँ पर टेंशन T1 निकालना चाह रहे हैं तो टेंशन T1 हो जाएगा m1 टाइम्स g माइनस a। देन फिर आता है यहाँ पर कि ये अगर ये जो हमारे पास a की वैल्यू है, अगर इसको पुट कर दिया जाए और सॉल्व किया जाए, इक्वेशन बन जाएगी कैपिटल M प्लस 2m2 टाइम्स m1g डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस m1 प्लस m2। और ये जो टेंशन T2 है, T2 बराबर हो जाएगा m2 टाइम्स g प्लस a बराबर m1 सॉरी m प्लस 2m1 टाइम्स m2g डिवाइडेड बाई कैपिटल M m1 प्लस m2। एक और हमारे पास यहाँ पर सिस्टम है और वो कुछ ऐसा है, एक वेज है, दो मास है और एक पुली है, जो कि यहाँ पर अगर हम देखें M1 और M2 मास एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं वाया पुली। तो फॉर द सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड पुली, जो कि एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में मौजूद है, जो नेट एक्सेलरेशन होगा, जो नेट एक्सेलरेशन होगा इस सिस्टम का, वो बन जाएगा A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 साइन थीटा टाइम्स G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और ये तभी है जब M1G जो है वो ग्रेटर हो M2G साइन थीटा से। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो बन जाएगा M2 साइन थीटा माइनस M1 टाइम्स G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, अगर M1G कम हुआ M2G साइन थीटा से। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग T बराबर हो जाएगा M1 टाइम्स G माइनस A बराबर M1 M2 टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा बाई M1 प्लस M2। तो फॉर अ पुली एंड ब्लॉक सिस्टम ऑन अ स्मूथ डबल इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर, कुछ इस तरीके में अगर हम लोग निकालना चाहें कि अलग अलग जगह पर जो एक्सेलरेशन है, टेंशन है, वो सारी क्या होगी, तो यहां पर देखिए सिस्टम कैसा है। ये एक डबल इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर एक पुली लगी हुई है और इस पुली से एक स्ट्रिंग पास हुई है जिसमें कि एक तरफ मास है एक M1, दूसरी तरफ है M2। एक इंक्लाइंड है और एक डिक्लाइंड है, बट हाँ हम बोल सकते हैं कि डबल इंक्लाइंड प्लेन है, कि अगर आप इधर से देखें इधर से देखें तो इंक्लिनेशन भी दो आ गए इस पे, थीटा 1 और थीटा 2। तो इस तरीके के सिस्टम पर इन ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो बन जाएगा A इज इक्वल टू M2 साइन थीटा 2 माइनस M1 साइन थीटा 1 टाइम्स G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और ये जो एक्सेलरेशन निकल कर आया है, कब के लिए निकल कर आया है, इट हैज सम कंडीशन, और वो कंडीशन ये है कि थीटा 2 मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा 1 और जो M2 है वो भी ग्रेटर होगा M1 से, तब जाकर ये एक्सेलरेशन बनेगा हमारा। फिर ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है, ये T बराबर हो जाएगा M1 M2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 टाइम्स G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और ये टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस। कनकरेंट फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? जब बहुत ढेर सारे फोर्स किसी एक पॉइंट पर एक्ट हो रहे होते हैं तो हम लोग उन बोलते हैं कनकरेंट फोर्सेस। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ कनकरेंट फोर्सेस,
कि जो वेक्टर सम है ऑल फोर्सेस का उस पॉइंट पे या उस ऑब्जेक्ट में जो लग एक्ट हो रहा है, वो आप सब ऐड करिए और वो बराबर होना चाहिए 0 के। वेक्टर सम करना है आपको। सो मैथमेटिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लिख सकते हैं समेशन एफ नेट बराबर 0 या समेशन एफ एक्स बराबर 0 या समेशन एफ वाई बराबर 0 या समेशन एफ जेड बराबर 0। फिर अब आप हमारे पास एक थ्योरम आती है जिसको कि हम लोग लामीज थ्योरम बोलते हैं, थ्री कंकरेंट फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक फोर्स आर डायरेक्शन पर है, एक पी और एक क्यू की तरफ, या मान लीजिए कि आर पी और क्यू ये तीन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बन जाता है हमारा, अगर आर और क्यू के बीच का एंगल अल्फा हो, पी और क्यू के बीच का गामा और पी और आर के बीच का बीटा। सो पी के जस्ट अपोजिट में जो एंगल है वो हो गया अल्फा। सो पी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बराबर ये जो क्यू है, आप इस क्यू को डिवाइड कर दें साइन बीटा से और आर को डिवाइड कर दें साइन गामा से, और इनको ये जो रेशियो निकल कर आएगा वो बराबर निकल कर आएगा। सो पी बराबर साइन अल्फा बराबर क्यू बाय साइन बीटा बराबर आर साइन गामा। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रिक्शन की तरफ। तो आपको पता है फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो तभी अपना जो रोल है वो प्ले करता है जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने की संभावना हो या होने की कोशिश हो रही हो। अगर दो सरफेस के बीच में किसी भी तरीके से मोशन होने की संभावना नहीं बन रही है, वो चुपचाप रखे हुए हैं, तो फ्रिक्शन उनके बीच में एक्ट नहीं हो रहा होगा। फ्रिक्शन तभी शो करता है अपना इफेक्ट जब उनके बीच में मोशन होने की कंडीशन बन रही हो, यानी कि थोड़ा सा ऐसे मूव करने की कोशिश हो रही हो या एक्चुअल में मूव कर रहा हो। तो इसी वजह से इस पे आता है, ये एक लाइन आती है, एक वर्ड आता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली स्लाइड कर रही हो या एक्चुअली रोल ओवर कर रही हो दूसरे सरफेस के ऊपर, या टेंड्स टू डू सो, so a force opposing the relative motion starts acting between these two surfaces in contact। तो जब ऐसा होता है तो एक फोर्स, अपोजिंग फोर्स इनके बीच में एक्ट होने लगता है। इट इज नोन एज फ्रिक्शन या फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। जो फोर्स होता है वो हमेशा ही सरफेस जो कांटेक्ट में होती हैं उनके टेंजेंशियली एक्ट करता है। यानी कि जैसे ये दो सरफेस है हमारी, तो इनमें अगर मोशन होने की संभावना बन रही हो या एक्चुअल में मोशन हो रहा हो, तो इसके टेंजेंशियली ही फ्रिक्शन एक्ट करता है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो हम लोग चार तरीके के फ्रिक्शंस को देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, उनमें कोई एक्चुअल मूवमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा, बट हाँ उनके बीच में एक मोशन होने की संभावना सी बन रही है, या वो क्या हो रहे हैं, वो टेंड कर रहे हैं, मूव होने के लिए टेंड कर रहे हैं। तो उस केस में जो उस मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है या जो मोशन होने वाला है उसको अपोज करता है, वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो कि हमेशा ही इक्वल एंड अपोजिट होगा अप्लाइड फोर्स के, अप टू सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट। देन इस पे बात आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। सो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग इट्स मोशन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है जिसको कि हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, कि उससे ज्यादा वो स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। कि अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे मूव करने की कोशिश थी, इनके बीच में मूव नहीं हो रहे थे, हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, बट हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को इस दूसरे ऑब्जेक्ट में स्लाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसा हम इसको मूव कराने की कोशिश करें, अभी ये मूव नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, फिर एकदम से मूव कर गया, तो जब ये मूव किया उसके जस्ट पहले जो वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा था, वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो हम इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर देखें कि ये कैसे बनता है, इसके बराबर होता है ये सारी चीजें, तो ये कुछ हो जाएगा जैसे कि
ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। जिस जगह पर कांटेक्ट है वहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा होगा, तो उस नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एल बराबर म्यू टाइम्स एन। ठीक है, यहां पर ये म्यू टाइम्स एन होगा, ये एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है। एफ एल इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। म्यू सबस्क्रिप्ट में एन नहीं है, म्यू टाइम्स एन लिखा हुआ है। ओके, म्यू टाइम्स एन। सो इसको अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ये जो म्यू है अगर इसको बोला जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक कोफिशिएंट है, तो म्यूएल बराबर हो जाएगा एफ एल बाई कैपिटल एन। ये तो म्यूएल क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर द गिवन सरफेसेस इन कांटेक्ट। देन आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक हमारी एक सरफेस है और दूसरा उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक सरफेस हो गई एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इनमें क्या हो रहा है कि एक्चुअल मोशन हो रहा है, इनके बीच में एक एक्चुअल रिलेटिव मोशन है, या स्लाइड कर रहा है वो। तो उस केस में जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होता है उस मोशन को अपोज करता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एन, एंड रेशियो एफ के बाई एन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के बराबर होता है। तो वैल्यू जो है होती है म्यू के, वो थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू म्यूएल। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट था उससे थोड़ी सी वैल्यू कम होती है म्यूके की। देन आता है रोलिंग फ्रिक्शन। सो इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले जब कोई एक बॉडी सिमेट्रिक शेप की होती है, जैसे कि व्हील है, सिलेंडर है या डिस्क है, तो किसी सरफेस में जब ये रोल कर रहे होते हैं तो उस समय रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। तो फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एफ आर is directly proportional to the normal reaction n and inversely proportional to the radius of the wheel। तो ये कुछ ऐसा हमारा बनता है कि एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन बाई स्मॉल आर, यानी कि एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर कैपिटल एन बाई आर। ये हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन के लिए एक्सप्रेशन होता है। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है, जैसे कि व्हील है, वो सिलेंड्रिकल शेप है या स्फेरिकल शेप है या कैसा है, या जैसे डिस्क है, तो उसका रेडियस जितना ज्यादा होगा, जो फ्रिक्शन उस पर एक्ट करेगा वो उतना कम एक्ट करेगा। यहां पर ये जो कांस्टेंट म्यू आर है इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। इसकी जो यूनिट होती है म्यू आर की, इसकी यहां पर यूनिट होती है जो जिसकी की डायमेंशन ऑफ लेंथ होती है। ठीक है, अगर हम लोग म्यूके की बात करें, म्यूएल की बात करें, उनका कोई भी जो डायमेंशन है वो नहीं होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन के केस में जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है उसका एक डायमेंशन होता है और एक यूनिट भी होती है। यूनिट मीटर हो गई और डायमेंशन लेंथ का हो गया। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज देखें, जो म्यू आर होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू म्यू के एंड म्यूएल। इसी वजह से अगर एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक है, हैवी सा ब्लॉक, अगर आप एक क्यूब शेप का है और आप उसको चाह रहे हैं कि धक्का देकर आगे बढ़ाना, उतने ही मास का एक अगर आपको व्हील दे दिया जाए तो उसको मूव कराना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि म्यू आर बहुत कम होता है एज कंपेयर टू म्यू के एंड म्यू एल। सो द वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बॉल बेरिंग्स के बारे में आपने सुना होगा। जो बॉल बेरिंग्स होती हैं वो रिड्यूस करती हैं वेयर एंड टेयर, एंड जो एनर्जी लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से उसको भी बहुत ज्यादा कम करते हैं। बॉल बेरिंग्स एक मैकेनिज्म होता है जो कि जैसे व्हील्स होते हैं, व्हील के बीच में लगाया जाता है उनको एक्सल से जोड़ने के लिए, या जो पंखे होते हैं, फैन, जिनको कि आप सीलिंग फैन रोज देखते हैं, तो जो फिक्स्ड एक्सिस होती है और जो फैन होता है रोटर उसका, उसको कनेक्ट करने के लिए बॉल बेरिंग्स वगैरह का यूज किया जाता है। तो इस तरीके की जहां पर भी आप देख रहे होंगे कि एक फिक्स्ड एक्सेल है और दूसरी चीज रोटेट कर रही है उसके चारों तरफ, वहां पर बॉल बेरिंग्स वगैरह यूज की जाती है।
देन आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा which the resultant R of force of limiting friction FL and normal reaction N subtends with the normal reaction। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का बहुत ही सिंपल सा ये है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगाया जा रहा है F, ठीक है। तो जब फोर्स लगाया जा रहा है F, तो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा FL, जो कि बराबर होगा, यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो बराबर होगा म्यूएल टाइम्स कैपिटल N के। तो हमारे पास आ जाएगा FL, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है ही, तो आप FL और नॉर्मल रिएक्शन का जब रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा R। तो आपको अब क्या करना है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और ये जो FL है, इनका रिजल्टेंट R निकाल लेना है, और ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि म्यू बराबर tan थीटा बन जाता है। अब आता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का क्या मतलब है? एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी गेहूं का ढेर बनते देखा हो, चावल का ढेर या सरसों का ढेर बनते देखा हो, मिट्टी का ढेर बनते देखा हो, तो सर्टेन हाइट के बाद जब ऊपर से गेहूं वगैरह ऐसे कोई मिट्टी वगैरह ऐसे डाली जाती है, तो सर्टेन हाइट के बाद वो लुढ़क जाते हैं। जो भी ऊपर चीज डाली जाती है वो एक सर्टेन हाइट को रीच करती है, उसके बाद वो ऐसा लुढ़क जाता है, और वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि उसका फैलाव कितना दूर तक है। So angle of repose is the least angle of the inclined plane of given surface with the horizontal such that the given body placed over the plane just begins to slide down without getting accelerated। तो जब हम ऐसा ढेर बनाते हैं, उस पे अगर हम ये मान लें कि एक इंक्लिनेशन आ गया, उस पे अगर कोई एक पॉइंट आ रहा है और वो अभी लुढ़क ही सकता है और नहीं भी लुढ़क रहा, यानी कि वो कंडीशन जहां पर कि बस वो लुढ़कने वाला हो, इंक्लिनेशन उतना अगर है उस पे, वहां पर हम उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए यहां पर जैसे कि ये एक हमारे पास वेज है, इस वेज का कुछ इंक्लिनेशन है फाई, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये अभी मूव नहीं कर रहा, बट हाँ जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। तो वो वाला एंगल कि बस अभी हुआ, मोशन आया, वो वाला एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस फाई को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू tan फाई के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उसको एंगल ऑफ रिपोज के बराबर यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसे देख सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिपोज के, क्योंकि अभी हमने देखा कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा था, इसी तरीके से म्यू इज इक्वल टू tan फाई है। तो एक गिवन सिस्टम के लिए जो एंगल ऑफ रिपोज है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर निकलकर आ जाता है। अब बात आती है लिमिटिंग कंडीशंस पर, जो यहां पर होगा FL वो हो जाएगा mg साइन फाई के। तो n बराबर हो गया mg cos फाई नॉर्मल रिएक्शन, F1 बाई n बराबर हो गया tan फाई। तो यहां से F1 बराबर n इज इक्वल टू हो जाएगा म्यूस बराबर tan फाई। ध्यान दीजिए, आप इसको FL बोलिए या F1 बोलिए, सेम ही चीज रहेगी। वो मीनिंग क्या है मैं उसका वो बता देता हूँ। आप चाहे इसको F1 बोलिए चाहे FL बोलिए, ठीक है। एक्चुअली FL होना चाहिए था यहाँ पर F1 की जगह पर, बट F1 भी अगर लिखा हुआ है तो भी ठीक है। बात है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो mg साइन फाई के बराबर होगा। अगर ये ब्लॉक है, इधर mg एक्ट हो रहा है, ये एंगल फाई है, तो इधर mg साइन फाई के बराबर होगा ये FL या F1। तो F1 बराबर बन जाएगा mg साइन फाई, क्योंकि ये अभी बस मूव करने वाला है या अपने उस लिमिट तक पहुंच चुका है जिसके बाद अब फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा, ये बस लुढ़क जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, F1 बाई n अगर लिख दें, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन mg cos फाई के बराबर होगा, ये हमने यहाँ पर देख लिया, क्योंकि इस डायरेक्शन पर ये इस पे कोई भी मूवमेंट नहीं है।
तो n बराबर हो गया mg cos phi। तो f1 बाई कैपिटल N जब करेंगे तो ये हो जाएगा mg से mg कैंसिल आउट और sin phi बाई cos phi बन गया tan phi। तो f1 बाई कैपिटल N बराबर हो गया tan phi और इसको ही हम लोग म्यूएस के बराबर बोल देते हैं। तो f1 बाई n इज इक्वल टू म्यूएस बराबर tan phi। अब आता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाई अप्लाइंग फोर्स टू अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस। तो हमने एक ब्लॉक अगर पुट किया किसी एक रफ सरफेस में तो उस पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, कितना बनेगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो है क्या कि इस पे जो ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन पर वेट एक्ट हो रहा है mg, अपवर्ड डायरेक्शन पर फोर्स एक्ट हो रहा है कैपिटल N और लेफ्ट टू राइट एक फोर्स एक्ट हो रहा है कैपिटल F। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है म्यू n। सो एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक A बराबर हो जाएगा कैपिटल F माइनस F डिवाइडेड बाई m, यानी कि कैपिटल F माइनस म्यू mg बाई m, या फिर A बराबर हो जाएगा कैपिटल F बाई m माइनस म्यू g, जहां पर म्यू जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। यानी कि ये क्या हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर, हम अगर निकालना चाहें कुछ इस तरीके में। पहला तो सिस्टम ये हो गया जिसमें कि एक ब्लॉक था, उस पर फोर्स लग रहा था, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, तो उस पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये उसका हो गया। अगर अब हमारे पास क्या है कि एक कुछ इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि इस पे फ्रिक्शन भी मौजूद है, तब यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। तो इसके लिए हमें इस पे इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को पहले निकाल लेना है। तो ये देखो, ये सबसे पहले लिख दिया हमने नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड mg, इसके दो कंपोनेंट, इधर mg cos अल्फा क्योंकि इंक्लिनेशन अल्फा है, और इधर हो गया mg sin अल्फा। अब यहां पर क्या होगा कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर एक फोर्स एक्ट होगा F बराबर म्यू n, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पर अगर ये पूरा ब्लॉक मूव कर रहा है तो इस पे एक्सेलरेशन A और मास इसका m हो गया। अब यहां पर देखिए कि रिटार्डेशन ऑफ अ ब्लॉक स्लाइडिंग अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि अब हो क्या रहा है कि यहां पर एक ब्लॉक लिया गया, इस ब्लॉक में एक फोर्स लगाया गया अपवर्ड डायरेक्शन पर। तो अपवर्ड डायरेक्शन पर जब एक फोर्स F लगाया जाएगा तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर एक फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि इसको ऊपर मूव कराया जा रहा है तो इस पर एक रिटार्डेशन आएगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर। तो वो जो रिटार्डेशन आ रहा होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आ रहा होगा, और वो होगा जो फ्रिक्शनल फोर्स वो म्यू n के बराबर होगा। n है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर mg, इसका एक कंपोनेंट mg cos अल्फा, दूसरा mg sin अल्फा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जो एक्सेलरेशन है वो a है। तो यहां से ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया हमारा mm। ठीक है, एक्सेलरेशन आप डाउनवर्ड पे बोलिए या रिटार्डेशन बेसिकली बोलिए। देन आता है हमारे पास कि आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। तो ये सारी चीजें थी, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह हमने देखा, कंस्ट्रेंट मोशन डिफरेंट डिफरेंट केस पर देखे, देन इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस देखा, फ्रिक्शन के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या होते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स टू अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस। ये सारी चीजें हम लोग ने देखी। आइए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें कि आपको दिया गया है टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग passing over a smooth frictionless pulley. The amount of mass that should be transferred from one to another so that both the masses have 50 मीटर in 5 seconds is। ऑप्शन है आपके पास ए बी सी एंड डी चार, जिसपे कि पहला है 30%, 40%, 70%, देन आपके पास है 50%। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें अगर आप गौर से देखें, इक्वल मास की बात करिए, दो बॉडीज हैं जिनका की मास इक्वल है, और इनको एक लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यानी कि एक आइडियल स्ट्रिंग के साथ हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है, और ये एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास होकर जा रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ मास एक से निकालकर दूसरे में हमें ट्रांसफर करना होगा सो दैट बोथ द मासेस मूव 50 मीटर इन 5 सेकेंड। तो दोनों ही मास में मूवमेंट आ जाए 50 मीटर्स का, यानी कि उनमें डिफरेंस आ जाए कितना, 50 मीटर्स का 5 सेकंड में। हमें एक से निकालकर दूसरे में मास
रखना है, तो कितना रखना होगा वो हमें बताना है। जैसे आपने तराजू देखे होंगे कि तराजू एक बार जब बैलेंस हो जाता है, बैलेंस होने के बाद जब एक तरफ से उसका सामान उठा लिया जाता है, तो वो मूव कर जाता है तराजू। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर सिचुएशन है कि अभी दोनों तरफ बराबर है, और क्या हुआ, एक तरफ से हमने मास निकालकर दूसरे में पुट करना है। तो कितना हम पुट कर दें कि वो 5 सेकंड में 50 मीटर का डिफरेंस क्रिएट कर दे। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखिए। तो मान लेते हैं कि एक से हमने मास निकाला और दूसरे में पुट कर दिया। तो एक से जिससे निकाला उस पे हमने लगा दिया माइनस डेल्टा एम, यानी कि बन गया इसका बचा हुआ मास M2, जो कि बराबर हो गया M माइनस डेल्टा एम के। दूसरे वाले में हमने मास जाकर ऐड किया, तो ये बन गया M प्लस डेल्टा एम, यानी कि M1 के बराबर। क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो इनमें एक कॉमन एक्सेलरेशन आएगा जो कि a के बराबर होगा। तो s बराबर हम ut प्लस हाफ at स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। जो s है वो हमें दिया हुआ है 50 मीटर, जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो कितना है, 50 मीटर्स का होना है। तो ये हो गया 50 बराबर, अब क्योंकि इनमें इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ये हो गया यहाँ पर u की जगह पर 0। 50 इज इक्वल टू 0 इंटू टी, टी हो गया 5, तो 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, टी जो है टाइम वो हो गया 5, इसका स्क्वायर। तो 50 इज इक्वल टू हाफ ए 5 स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, और ए बराबर हो गया 100/25, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लेट जो एक का मास है वो m1 है और दूसरे का m2 है। जहां पर m1 हम मान रहे हैं उसका वो वाला पोर्शन ज्यादा हो रहा है, m2 से आप निकाल मतलब कि जो ये राइट वाला इससे निकाल कर आप लेफ्ट वाले में रख रहे थे, लेफ्ट वाले को हमने बोल दिया m1 और राइट वाले को बोल दिया m2। तो m1 जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, जिसपे कि उसका एक्सेलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम a बराबर m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स g ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू पता है और g की वैल्यू भी पता है हमें, तो पुट कर दिया हमने 4 और इधर 10। तो 4 इक्वल टू बन गया m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स 10। तो ये बन जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 बराबर a बाई g, यानी कि 4/10, यानी कि 2/5। बस ये क्या है, m1 माइनस m2 क्या है, डिफरेंस, मास जो हमने ट्रांसफर किया वही तो यहाँ पर आएगा। सो परसेंटेज ऑफ मास ट्रांसफर्ड बन गया m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स 100, यानी कि 2/5 इंटू 100, यानी कि 40%। इतना मास ट्रांसफर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्लाइड्स डाउन अ लाइट रोप whose braking strength is eta times his weight. What should be his maximum acceleration so that the rope does not break? क्वेश्चन देखिए कि एक आदमी है जो क्या कर रहा है, स्लाइड डाउन कर रहा है एक लाइट रोप की हेल्प से। ये एक रोप है, पतली सी रोप है, उससे वो नीचे तरफ आ रहा है। इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, यानी कि ये कब टूट जाएगा, वो है एन टाइम इट हिज वेट। तो ये ईटा टाइम्स हिज वेट। तो ये जो हमारा मैन है इसका मास कुछ होगा। अब अगर हम क्या करें, इसकी वेट की बात करें, mg इसका वेट हो गया। ये जो रोप है वो रोप कब ब्रेक हो जाएगी, वो ईटा टाइम्स हिज वेट, यानी कि इस पर्सन के वेट में आप ईटा का मल्टीप्लाई कर दें, उस समय अगर हम देखें कि उस पे इतना उसको टेंशन मिल रहा है तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो व्हाट शुड बी हिज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इस आदमी का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए जिससे कि ये जो रोप है वो ब्रेक ना हो। ऑप्शन है आपके पास, ए जी इंटू 1 माइनस ईटा, बी है ईटा जी, सी है जी बाई 1 प्लस ईटा, और डी है जी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ईटा। यानी कि एक सीधी सीधी कंडीशन बन गई कि जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में वो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए ईटा टाइम्स mg के, क्योंकि इस आदमी का डाउनवर्ड वेट एक्ट हो रहा है mg। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। कैसे निकालेंगे, ये जो आदमी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जा रहा है, ठीक है। तो इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है mg, एक रिएक्शन फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा होगा r। mg माइनस r जब करेंगे तो नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तभी वो नीचे जा रहा है, और ये ma के बराबर हम लिख देंगे।
आर की जगह पर आ जाएगा ईटा mg। आर क्या है? जो रिएक्शन फोर्स इसको मिल रहा है, और वो रिएक्शन फोर्स स्ट्रिंग की वजह से मिल रहा है, जो कि यहाँ पर टेंशन की वजह से आएगा। सो ये हो गया mg माइनस ईटा mg बराबर ma। mg कॉमन आ जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, a बराबर g टाइम्स 1 माइनस ईटा निकलकर आ गया। एक और क्वेश्चन। Two blocks of masses m and capital M are connected by means of a metal wire of cross-sectional area A, passing over a frictionless fixed pulley as shown in the figure. The system is then released if capital M is equal to 2m, then the stress produced in a wire is। तो यहां पर दो ब्लॉक दे दिए गए, एक का मास स्मॉल m, दूसरे का कैपिटल M। ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जब ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इनमें देखो एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा, और जो इस स्ट्रिंग में टेंशन है वो सेम होगा। दो चीज तो हमें यहां से एकदम क्लियर है। अब यहां पर ये जो मेटल वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है, और ये एक फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड पुली से पास होकर जा रहा है। तो अगर अगर हम क्या करें, कैपिटल एम को ये बता दें कि वो, मतलब कैपिटल एम को ये मान लें कि वो 2m के बराबर है, तो जो इस वायर में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? ऑप्शन है आपके पास। ए 2mg/3 है, बी है 4gm/3 है, सी है gm/a, और डी है 3mg/4a। तो ए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्योंकि स्ट्रेस जब हम लोग निकालते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसका यूज करते हैं, तो इस वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात आ रही है। बाकी जो है वो हमें यहाँ पर जो टेंशन है बेसिकली वो फाइंड करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला। टेंशन टी बराबर हो जाएगा इस पे 2m1m2/m1 प्लस m2 टाइम्स जी। ये हम लोग ने फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें कि टी बराबर हो गया, देखो m1 की जगह पर आ जाएगा 2m, और m2 की जगह आ जाएगा यहाँ पर या फिर आप इसको ऐसे मान लीजिए कि m2 की जगह पर 2m आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर दूसरे वाले को मान लिया, तो m2 की जगह पर 2m आ जाएगा। आप किसी को भी मानिए, कैसे भी मानिए, m1 को मानिए चाहे m2 को मानिए, सेम ही आंसर निकल कर आएगा। तो ये बन गया t बराबर 2m टाइम्स 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m इंटू जी। तो t बराबर हो गया 4/3 mg। स्ट्रेस जो है वो बराबर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया के। फोर्स यहाँ पर जो टेंशन है वही यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है। तो स्ट्रेस बराबर हो गया टेंशन बाई एरिया या फोर्स बाई एरिया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू 4/3 mg/a, यानी कि 4mg/3a। नेक्स्ट क्वेश्चन। A lift is moving down with an acceleration a. A man in the lift drops a ball inside the lift. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and a man standing stationary on the ground are respectively. तो यहां पर हमें बताना है, एक लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन कर रही है एक्सेलरेशन ए से, मैन है एक अंदर, उसने क्या किया, एक बॉल ड्रॉप करी इनसाइड द लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर ही एक बॉल को कुछ इस तरीके से ड्रॉप किया गया। तो एक्सेलरेशन इस बॉल में कितना दिखाई देगा? दो ऑब्जर्वर है, एक तो जो लिफ्ट के अंदर आदमी है वो, और दूसरा जो लिफ्ट के बाहर आदमी है, यानी कि जो ग्राउंड में है। ऑप्शन है आपके पास, पहला या ए वाला जो है वो है g, बी वाला है a, सी है g-a, और डी है a, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो अब एक्चुअली हो क्या रहा है उस चीज को समझिए। जब आपने बॉल को ड्रॉप किया तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल जो है वो है जी, जो कि ऑब्जर्व होगा बाई अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, क्योंकि बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया है, अब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, बॉल को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो आदमी के साथ वो बॉल कनेक्शन में नहीं है। होगा क्या कि जो बॉल है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल करेगी, क्योंकि अब वो किसी के साथ वहां पर बंधी हुई नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, उस पर कोई और एक्सेलरेशन नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा। बट जो आदमी है उस लिफ्ट में, उसका खुद का एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो
उसके पैर जो हैं वो उस लिफ्ट से जुड़े हुए हैं और लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है। और ये जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है। तो एक यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा कि इस आदमी को जो एक्सेलरेशन इस बॉल का दिखाई देगा वो होगा g माइनस a। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bag on the string and the balance reads 49 Newton. When the lift is stationary, ये 49 न्यूटन की रीडिंग तब आ रही थी जब ये लिफ्ट स्टेशनरी थी। इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस वुड बी। तो अगर ये लिफ्ट नीचे जा रही है, उसका एक्सेलरेशन दे दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो रीडिंग कितनी होगी स्प्रिंग बैलेंस पे? यानी कि हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो रिएक्शन फोर्स है वो बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो रिएक्शन फोर्स को मेजर कर रहा होता है। स्टेशनरी कंडीशन में रिएक्शन फोर्स वेट के बराबर होता है, जिससे कि हम उसको बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हमें रीडिंग मिल रही है। बट जब लिफ्ट है जिस पे कि कोई ऊपर नीचे आ जा रहा है, उस केस में जो रिएक्शन फोर्स है वो बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, आर बराबर हो गया mg के। तो हमने इसको यहां से इस तरीके से पुट करके 49 इज इक्वल टू m टाइम्स 9.8, जो मास की वैल्यू है वो फाइंड कर ली। m बराबर हो गया 49 डिवाइडेड बाय 9.8 kg, यानी कि 5 kg मास। अब क्योंकि ये जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जा रही है, तो जो रिएक्शन फोर्स होगा ये बराबर होगा m टाइम्स g माइनस a के। यानी कि R बराबर हो गया 5 टाइम्स 9.8 माइनस 5 बराबर 24 न्यूटन। तो आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं समझ पर आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।